नमस्कार। अ, थोड़ा आज देर हो गया है, क्षमा चाहूँगा। कुछ नेटवर्क कनेक्शन और बिजली की समस्या की वजह से। अ, आज रेणु जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले उन्हें शत शत नमन। रेणु जी हिंदी साहित्य की कथा परंपरा में प्रेमचंद के बाद के जो कथाकार हैं, जो परवर्ती कथाकार हैं प्रेमचंद की परंपरा के, जो उस गंवई जीवन के जो कथाकार हैं, सिर्फ गंवई जीवन के नहीं, कहने को गंवई जीवन है, वस्तुतः वो गांव के माध्यम से वो पूरी मनुष्यता की कथा कहते हैं, सामाजिकता की कथा कहते हैं। सरोकार जो गांव घर से समाज का सरोकार है, व्यक्ति कैसे हैं, गांव में हो या शहर में हो, लगभग एक ही जैसे होते हैं और एक ही जैसा उनका स्वरूप होता है। तो आज उन्हीं रेणु जी की, फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज सुबह फेसबुक पर मैंने पूछा था कि आज आप कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। कई मित्रों ने कहानियाँ सुझाई हैं, अलग अलग कहानियाँ जो हैं सुझाई है। कुछ लोगों ने लाल पान की बेगम, तो किसी ने रसप्रिया, किसी ने संवदिया और किसी ने तीसरी कसम, ये कहानी सुनने की इच्छा जाहिर की है। अच्छा लगा, आप सब इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी इस कहानी कहने में और आप सुनने में जो दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मुझे भी इससे साहस मिल रहा है, उत्साहित हो रहा हूँ और अच्छा लग रहा है आप सबके स्नेह को देखकर, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके प्रेम को देखकर। तो कहानियाँ तो कई आई थी, अलग अलग मित्रों ने कमेंट किया है कहानी सुनने के लिए, और सारी कहानियाँ सुनाना तो संभव नहीं है। एक कहानी उसमें से मैंने चुनी है सुनाने के लिए आप सबको। वो सब भी वो कहानी है, थोड़ा गला खसखस कर रहा है, माफ़ी चाहूँगा। वो कहानी है आज लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम, फिर वहीं की कहानी पर चर्चा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, कहानी पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मुख्य उद्देश्य है मेरा कहानी को पढ़ना और पढ़कर आप तक कहानी को पहुँचाना। चूँकि सबकी अपनी अपनी संवेदना होती है, कहानी को समझने का सबका अपना अपना ढंग होता है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो कैसे लाल पान की बेगम कहानी में कैसे ग्रामीण परिवेश का चित्रण रेणु करते हैं और एक स्त्री को केंद्र में रखते हुए जब वो आगे बढ़ती है समाज में, जब वो आगे बढ़ती है सोसाइटी में, तो घर परिवार को छोड़कर अगल बगल उसके प्रति क्या नज़रिया रखता है और किस तरीके की बातें करता है, ये लाल पान की बेगम कहानी में रेणु ने दर्शाने की कोशिश की है। कि हमारी बढ़ंती को देखकर, कहावत भी है कि पड़ोसी जितना आपके सुख से, आपके दुख से जितना दुखी नहीं होता है, उतना आपके सुख से दुखी होता है। तो लाल पान की बेगम कहानी में भी कहीं ना कहीं यह चीज़ जो है दिखाई देती है। जो कहानी की नायिका है बिरजू की माँ, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे इसके पास तो रहने खाने को भी ढंग से चीज़ें नहीं थी और अचानक रातों रात जो है इतनी ज़मीन उसके पास आ जाती है। तो इसकी वजह से वो ईर्ष्या के केंद्र में भी बनती है और उसके साथ जो हास्य है, जो पारिवारिक बातचीत है, जो बतकहियाँ हैं, उसके बारे में रेणु ने बड़े खूबसूरती से उसका चित्रण किया है। तो गांव घरों में मेले की परंपरा रही है और मेला सामूहिकता को दर्शाता था। जब मॉल कल्चर नहीं हुआ करते थे तो मेला हमारी संस्कृति का एक तरीके से वो केंद्र हुआ करता था और वो हमारे मिलन का केंद्र होता था। एक तरह से गांव घर से वो अलग अलग जगहों पर मेले लगा करते थे और उस मेले में तरह तरह के नाच तमाशे, गाने, खेलकूद, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी और उसमें लोग जाते थे अपने मनोरंजन के लिए भी, अपने साल भर की सामग्री खरीदने के लिए भी और मेल मिलाप का भी वो
दौर होता था। तो वैसे ही एक मेले में जो तमाशा आया हुआ है, थिएटर आया हुआ है, तो उसी मेले देखने जाने की ये कहानी है। और उस कहानी के माध्यम से उस पूरे परिवेश को रेणु चित्रित करते हैं। उस गांव घर की लोगों की कथाएं, लोगों का जो व्यवहार है, कैसे लोग एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहते हैं और सब साथ में ही रहते हैं, और इस तरीके से आगे बातें बढ़ती है। तो फिलहाल आते हैं कहानी पर। कहानी को सुनिए, आप सभी कहानी को सुनिए, कहानी कैसी लगी। फिर एक बार कहूँगा, आपने कोई नई कहानी ये नहीं कह रहा हूँ, आप सबने ये कहानी पढ़ी है, पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, ये कहानी जरूर पढ़ी होगी। रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है लाल पान की बेगम। तो आइए शुरू करते हैं, कहानी पढ़ते हैं, आप सुनिए और कैसा लगा इसे बताइएगा, शेयर करिएगा। लाल पान की बेगम, फणेश्वर नाथ रेणु। क्यों बिरजू की माँ आज नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है। सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आज आए लौट के जरा। बागड़ बकरी की देश में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ। बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी सखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब न फुआ। गरम गुस्से से बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई। बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आहा आय आय हर हर आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास पड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है ना तुझे? बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल जब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मांगने मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे, मैं क्यों टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर कहती है, फुआ, सर्वे सेटलमेंटी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारे वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भेंटी की जाती तो तुम्हारे नाम भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोन बाग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहियां झूलती। जंगी की पतोही मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मी टोला के सभी झगड़ालू सांसों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिर्फ किलासी है। उसका खसम रगी मुर्गी टोला का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगू की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू गला खोल बोली, गुलेल गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा आवाज खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ की झाल को गले से उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोही सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई, अरे चंपिया।
जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक कर बिजली की बात सुनकर जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 30 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलंडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूतों की छाप घोड़ों की टाप की तरह। जलो जलो और जलो। चंपिया के माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकने मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को अंगुलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती हैं? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ मारकर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी अंदाजी बदली कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बात को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। जरूर वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखकर कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देंगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है इस तरह बेलज्जी? चंपिया की माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा, नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी भैया। बप्पा बोले माँ से कहना ठीक ठीक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। अब अपने गांव के लोग की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोला के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छिलकर? रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा? बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा? चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर कर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदी, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरी तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगा देगा। चंपिया, दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बब्बान टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थीं, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी। तुमने बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुनकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे पे पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर उड़कर जाकर नाच देखाए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों कर दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा?
चटाई पर कथरी ओर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के इस समय इस तरह घुटने पर रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवट ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चुप का फल दे रहे हो भोले बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही तो। महावीर जी का रोड बाकी तो है ही। हाय रे दैव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रख कर जंगी की पतोहू की बातें चुभती। भक भक बिजली बत्ती। चोरी चकारी करने वाले की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन के हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान ओ फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए सिर्फ 10 मन पाट कंटा पर तौल के ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी की पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा। चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके होते जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैलहट्टे चला गया। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट भी देखने को नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी। दूसरे की गाड़ी के भरोसे दिखाएंगे। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगी। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा की। लो खूब देखो नाच, बाहरे नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ीजार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 धूर भी जमीन अपनी इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की दिख से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी तो तीनों सतर्क हो गए। उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों रे चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ ही कहा। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा। शायद गाड़ी भी है, धड़धड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आप चंपी, भाग के जा चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले गांव में
हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद में झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिया। बोल मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनकती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से ही पुकार कर उसके बाप ने बैलों को घास दे पुकार कर कहा। उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में जाकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरज मोहन। बिरजू को बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंसीस रख। धान की बालियों का छोटा झौआ झोपड़े के उसार पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी तो बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहन होटल बंगला से हाकिम साहब को लेने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर मेरी आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नियम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुनमुन है ये लोग। इन दोनों के मुंह में नवान से पहले नया आना ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, कितना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में ध्यान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं। मान भरे सुर में बिरजू की माँ, जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी क्या? गाड़ी वालों को भी तो बैल की कभी जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसे एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर बोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार में गुस्सा हो रही थी ना। चंपी, जरा धैलसार में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज तो दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उनको बड़बड़ाहट स्पष्ट हो पड़ी। हाँ, फुआ को क्यों घुराती हो? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है बिना नाथ पगैया वाली। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाली को तो आकर देखो। दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ काकती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? तो कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगूठी सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर रखा है तंबाकू बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग के मेले में। कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू चंपिया को, बेचारा शाम से ही।
बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरखंड खा लिया, हा हा। फिर भी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दो फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से हाँकना। बैल जब दौड़ने लगते और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चलेगी क्या। गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू ने बप्पा से पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्हा रोहट मचा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तो रोती काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊंगी। बांस की झाड़ी से उस पार लरेना खबास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बप्पा ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ा बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी में से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस के झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आया, चंपिया, सुनरी, लरेना और बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही तो गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच से होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे पर मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा लो चंपिया, डरती काहे है, जहां भूल जाओगे बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू की ओर देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपने नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू के माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। धन्यवाद। जय हिंद।